नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को आयोजित हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और पर्यावरण, आतंकवाद, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित विशेष सत्रों को संबोधित करते हुए भारत का दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी ने शिखर सम्मेलन का ध्यान वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। ब्रिक्स नेताओं द्वारा अपनाए गए घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया, जिसमें सीमा पार आतंकवाद पर तीखा संदेश दिया गया और चीन के रुख में विरोधाभास को उजागर किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, जिसमें भारत के दृढ़ संकल्प की झलक सभी सत्रों में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान मानवता पहले के दृष्टिकोण के वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर ब्रिक्स को एक नए और अधिक प्रभावशाली मंच के रूप में प्रस्तुत करेगा। दरअसल ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त आवाज के रूप में उभरा है। इसलिए मुद्दा आपका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर एम्बेसडर JK त्रिपाठी जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर अंशु जोशी जी से, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। आपका भी स्वागत है अंशु जी। लेकिन शुरुआत मैं त्रिपाठी साहब आपसे करूँगा, क्योंकि मुद्दा ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का है, जिसका विषय था समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इस बार ब्राजील में आयोजित शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण रहा? इस शिखर सम्मेलन का क्या संदेश है? देखिए मनोज जी, आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 17वां शिखर सम्मेलन जो था ब्रिक्स का, ये कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। एक ये कि इसमें ब्रिक्स का एक नया रूप, एक बड़ा रूप दिखा। पहले ब्रिक्स का मतलब सिर्फ 5 देश होते थे, लेकिन अब इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, ये देश जब आ गए तो अब क्या है, इसका स्वरूप ईरान भी सबसे बड़ी बात है। तो ये अब 11 देशों का एक समूह हो गया है और कम से कम 22 देश इसके पार्टनर के तौर पे इसमें अभी हैं, जो कि आगे इसमें इसको ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये दिख रहा है कि चाहे ट्रंप की बात जो भी हो कि ब्रिक्स फेल हो गया या ब्रिक्स है नहीं, लेकिन ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। और जितनी ये मिडिल लेवल के जितने संगठन हैं, ब्रिक्स हुआ, आसियान हुआ, SCO हुआ, इस G20 हुआ, इसमें ब्रिक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ब्रिक्स ऐसे समय में ब्रिक्स का ये सम्मेलन हुआ है जब अमेरिका की दादागिरी आप कह सकते हैं, या अमेरिका की टैरिफ डिप्लोमेसी जो कह सकते हैं, वो तेज़ी पर है और अमेरिका में एक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही साथ NATO कमज़ोर हो रहा है। विश्व में कई जगह पे संघर्ष के बिंदु हैं, फ्लैश पॉइंट्स हैं। ऐसे में ब्रिक्स की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। और वैसे भी देखिए, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कह दिया कि ब्रिक्स जो है वो एंटी अमेरिकन है और उनके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 50 चीज़ें। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे ये जाहिर हो जाता है कि ब्रिक्स कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है पश्चिमी देशों के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात, एक बड़ा मुद्दा अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जाए तो इसका जो विस्तार है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर के सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार को एक सकारात्मक पहल बताया है, लेकिन साथ ही डॉक्टर अंशु जी, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को लेकर कहा है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत है इस समय,
और जिस तरह से ब्रिक्स का विस्तार किया गया है, उसी प्रकार ग्लोबल साउथ की आवाज को पहले से कहीं ज्यादा अधिक जरूरत अब वैश्विक संस्थानों में है। यही बदलाव संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद, विश्व व्यापार संगठन में देखने को मिलना चाहिए। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? मनोज जी, बहुत अच्छा बिंदु आपने चर्चा में जोड़ दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उठाया और उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में जो स्थापित संगठन थे अंतरराष्ट्रीय, तो यूनाइटेड नेशंस की ओर सीधे सीधे इशारा था, उनके माध्यम से तब जबकि उनमें किसी प्रकार के रिफॉर्म्स नहीं किए गए, तो 21वीं सदी की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। बहुत सही बात उन्होंने कही। और हम इस यदि 17वें शिखर सम्मेलन को देखें ब्रिक्स के, तो ब्राजील ने इसका जो थीम था वो भी ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा था। तो इसके माध्यम से आप पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को उठाएं, आप आपसी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने की बात करें, विकासशील और अविकसित देशों के कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता की बात को देखें, हम यदि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की ओर देखें, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर देखें, ये सब तब संभव हो पाएंगे पूर्ण रूप से, कॉम्प्रहेंसिव रूप से, तब जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के इन विकासशील देशों को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को नेतृत्व का स्थान मिलेगा। और हम देख रहे हैं, मैं उदाहरण दूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि अभी तक जो शुरू से 15 सदस्यीय देश थे, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, वो 5 परमानेंट सदस्य से आज तक बात आगे नहीं बढ़ी है। इसीलिए भारत और ब्राजील और ब्रिक्स के सदस्य देश इस बात की मांग कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि ये अब वो वक्त है जब इन तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों का रिफॉर्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। जेके त्रिपाठी साहब, आप कैसे उस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की जो मांग उठाई है, क्या मायने हैं उसके? क्या इस समय जो दुनिया की स्थिति है उसमें क्या वैश्विक जो संस्थान हैं उनके विस्तार की जरूरत है? आप क्या कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी देखिए, विस्तार नहीं, मेरे ख्याल से उसमें सुधार की, आमूलचूल सुधार की ज़रूरत है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनाया गया था 5 महाशक्ति, तत्कालीन महाशक्तियों द्वारा बनाया गया था, और वो 5 तत्कालीन महाशक्तियाँ वीटो पावर बन के बैठ गई थी। अब विडंबना ये है कि अगर किसी को वीटो पावर, किसी को उस 5 वीटो पावर में और बढ़ाना है, विस्तार करना, तो उन्हीं 5 की सहमति जरूरी होगी। उन 5 में से अगर किसी के खिलाफ कुछ प्रस्ताव आए तो भी उन्हीं 5 की सहमति की ज़रूरत होगी। जैसे आपने देखा कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष में रूस के खिलाफ कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया। अब उसमें सुधार में धीरे धीरे ये हुआ कि साहब 5 के बजाय 15 कर दिया गया, 10 और सदस्य 2-2 साल के लिए वहाँ जोड़ दिए गए। लेकिन अभी भी मुख्य मुद्दा वहीं का वहीं है कि उन 5 देशों को क्यों ये विशेषाधिकार है, जिसमें से 3 तो सुपर पावर रहे भी नहीं जी। तो अब एक तो ये, इसके साथ ही आप, प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, इन तीनों की कार्यप्रणाली जो है वो एकदम धनी देशों के फेवर में रही है। ये तीनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। IMF ने भी ये वाला आज इस साल नहीं, 2 साल पहले IMF ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया था, उसमें एक ये था कि आपके जो ओपन मार्केट में आपकी वैल्यू होगी और जो आपकी ऑफिशियल वैल्यू होगी डॉलर की, उसमें 10% से ज़्यादा नहीं फ़र्क होना चाहिए। अब एक समय था जब पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू 310 हो गई थी ऑफिशियली, और अनऑफिशियली 340 की हो गई जी। तो अब ये नहीं कि अनऑफिशियली उसको मार्केट वैल्यू को घटाया जाए। IMF का ये मानना था कि आप ऑफिशियल वैल्यू को बढ़ाइए, एक्सचेंज रेट को बढ़ाइए। मतलब ये गरीब, पाकिस्तान भले ही हमें दुश्मन मानता, लेकिन गरीब देशों के ऊपर के खिलाफ था ये जीत, ये ग्लोबल साउथ के खिलाफ उसके कई चीज़ें हैं जी। ऐसे ही WHO भी आप देखिए, WHO अपने अलग ही धुन में रहता है, वो उन देशों की बात मानता है जो देश उसको फंडिंग देते हैं। जी।
इसीलिए इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की जो मांग उठाई है उसको सकारात्मक एक समर्थन मिला। इस शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने इसका समर्थन किया। और एक और मुद्दा डॉक्टर अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स नेताओं ने जो घोषणा पत्र स्वीकार किया इस शिखर सम्मेलन में, उसमें भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, खास तौर से देखें। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर जिस प्रकार की सहमति देखने को मिली है, पाकिस्तान का भले नाम नहीं लिया गया लेकिन सीमा पार आतंकवाद का उल्लेख इस घोषणा पत्र में किया गया है। पहलगाम हमले की निंदा की गई है, चीन के विरोधाभास की इसमें उजागर किया गया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बिंदु, और यदि हम सफलता कहें भारत की कूटनीतिक, तो ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में हमें देखने को मिलती है। ये देखना बड़ा संतोषजनक और सुखद रहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के बाद जो अपना पहला संबोधन दिया, उसमें भारत के पहलगाम पर हुए दुर्दांत आतंकवादी हमले की न सिर्फ निंदा की, उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली इस बात को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ ब्राजील, ब्रिक्स के सभी सदस्य देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। एससीओ के विपरीत इस प्रकार की घोषणा सुनना और फिर घोषणा पत्र में इस बिंदु को एक्सप्लिसिटली लाना देखना बड़ा संतोषजनक रहा। और इसमें ईरान जैसे मेंबर भी है ब्रिक्स में, हम ये देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक चिंता का विषय था कि सदस्य देश किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। फिर चीन भी एक सदस्य के देश के रूप में ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है, पर इसके पार हमने देखा कि कैसे वाकई में ग्लोबल साउथ के जो एजेंडे हैं, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विशेषकर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिंदु है, और इस पर ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने अपनी सहमति जताई। सभी सदस्य देशों के बीच यदि हम देखें तो अभी आपसी सहयोग हमें एक अच्छी नई दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण संगठन है कि ये 46% दुनिया की पॉपुलेशन कवर करता है, 35% जीडीपी को कवर करता है, 25% लैंडमास को कवर करता है। इसके भीतर अभी 60 से भी अधिक इंट्रा ग्रुप्स चल रहे हैं, और यदि हम देखें तो जो सदस्य देश हैं उनके बीच का व्यापार 14 बिलियन यूएसडी के करीब है। तो निश्चित तौर पर फिर हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स एक शक्तिवान ग्लोबल साउथ के संगठन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया को सदस्य बनाने के बाद इसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया तक हम देख पाते हैं। तो फिर ऐसे में जब ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हमारे सामने आती है, तो मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर जो बाकी के लाइक माइंडेड नेशंस और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो निश्चित तौर पर इस मुद्दे का सपोर्ट भी करेंगे। और भारत को एक में कूटनीतिक सफलता मिलते हुए देखती हूं कि पहलगाम और अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत को किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, तो वो यहां हमको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जी जी त्रिपाठी साहब, अगर मैं पहले क्वाड की बात करूं और अब ब्रिक्स की बात की जाए, शिखर सम्मेलन की, इसमें जिस प्रकार से आतंकवाद की निंदा की गई है, भारत चाहता है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो। उसका आह्वान जो भारत चाहता था वो इसके घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। चीन का जो दोहरा रवैया रहा है उसका भी उल्लेख, विरोधाभास जो चीन का है उसका भी जिक्र इसमें देखने को मिलता है। भले किसी देश का नाम है या नहीं है, लेकिन इशारा साफ साफ है। इस सफलता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है मनोज जी भारत के लिए कि भारत के जो अभी हाल में ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका नाम लेकर के कि ये आतंकी हमला जो हुआ था अप्रैल में, इसमें इतनी जानें गई और उसकी निंदा करते हैं। आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई थी। आतंकवाद के लिए फंडिंग, आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग, इसकी भी निंदा की गई थी। और जैसे दोहरे उसकी भी निंदा की गई, दोहरे मापदंड जो देश अपनाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, वो इससे थोड़ा सा हटके है, वो ये है कि उसमें ये कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और ब्राज़ील की आकांक्षाओं का सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब ऐसी चीज़ कही गई, क्योंकि अदरवाइज चीन के रहते ऐसा नहीं कहा जाता था। लेकिन भारत और ब्राज़ील का इसलिए कह रहे हैं कि G4 एक ग्रुपिंग है, भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी, जो 1991 से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए या उसके विस्तार के लिए, उसको अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब चूँकि ये दो, भारत और ब्राज़ील, इसके ब्रिक्स के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो ये पहली बार ये कहा गया है
कि हम भारत और ब्राज़ील के इसके प्रयासों और आकांक्षाओं को सपोर्ट करते हैं। जी, ये बहुत जाहिर सी बात है, आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान दुनिया से किया, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिस बात को रखा, उसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के देशों ने अपने घोषणा पत्र में स्वीकार किया, उसे शामिल किया। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत की मानी जा रही है इसको। डॉक्टर अंशु जी, पर्यावरण के मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुखर होकर अपनी बात इस शिखर सम्मेलन में रखी और खासतौर से विकासशील देशों के लिए सस्ती वित्तीय मदद और तकनीकी हस्तांतरण की जरूरत पर जोर दिया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि COP30 का मुद्दा भी बेहद इंपॉर्टेंट है? मनोज जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगातार, आप चाहे पेरिस अग्रीमेंट का मंच हो, आप कॉप के मंच हो, और ये तमाम जो अलग अलग शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं, G20 के मंच से, क्वाड के मंच से, अब ब्रिक्स के मंच से, उन्होंने इस बात को लगातार कहा कि जब बात क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के ऑब्जेक्टिव की हो, जब बात फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से दूर हटने की हो, जब आप इन विकासशील देशों को जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट देते हैं, तो उसके साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फंडिंग की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स पे, या हम कहें जो कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी होती है, वो इनकी है। तो इन्हें समय लगेगा अपनी इकोनॉमी को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पूरी तरह से ले जाने के लिए। भारत ने 2070 तक जीरो एमिशन लक्ष्य प्राप्त करने का वादा किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और बहुत तेजी से हम पंचामृत और लाइफ के माध्यम से इस दिशा में अपने टारगेट को पूरा करते जा रहे हैं। लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मनोज जी, कई ऐसे अविकसित देश हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिन्हें फंडिंग की आवश्यकता है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। और इसके लिए जब COP दुबई में आयोजित हुई थी, तो उसमें क्लाइमेट फंड की स्थापना की बात भी की गई थी, जिसमें एनुअली 100 बिलियन USD तक कंट्रीब्यूट करने की बात की गई थी। तो विकासवान देशों से, जो शक्तिवान देश है, उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे क्लाइमेट फंडिंग में अपना कहीं ना कहीं योगदान दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ा ट्रांसपेरेंट बने, ताकि ये जो तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकें। तो फिर बात सिर्फ क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की या इससे जुड़े एक्शन आइटम्स को लेने की नहीं है मनोज जी। यहां पर ग्लोबल साउथ के देशों के सामने टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, फिनेंसिंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात को लगातार अलग अलग मंचों से कहते आ रहे हैं। अब उन्हें ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों का इसमें समर्थन भी मिल रहा है, और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना करके एक नई दिशा में कदम रखा है, जिसमें ग्लोबल साउथ के ही ये तमाम देश कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा या पर्यावरण का मुद्दा कहा जाए तो पेरिस समझौते के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो लगातार भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी नीतियों को बना रहा है। सौर ऊर्जा गठबंधन जो है, उसका भी नेतृत्व भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहा है, जिसमें तमाम देश शामिल हैं इस समय। फ्रांस के साथ जो अलायंस भारत ने किया है, आप कैसे देखते हैं पर्यावरण के इस मुद्दे को? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खासा मुखर होकर इस बिंदु को उठाया इस शिखर सम्मेलन में। देखिए, भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत इस मुद्दे को इस तरह से देखता है कि पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हानिकारक रूप से बढ़ रही है, और उसको एड्रेस करने की, उसको रोकने की आवश्यकता है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं है, भारत ग्लोबल साउथ का अघोषित प्रवक्ता है, क्योंकि भारत खुद ग्लोबल साउथ है। अच्छा, अब विडंबना यहाँ पे थी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए धनी देश कहते हैं कि गरीब देशों को कोयला नहीं जलाना चाहिए, प्रदूषण रोकना चाहिए, ये करना चाहिए, मानदंड स्थापित कर दिए गए। प्रदूषण रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो गरीब देशों के पास नहीं है। धनी देश कहते हैं टेक्नोलॉजी हमसे ले लीजिए, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आप खरीद लीजिए। पैसे नहीं है जिनके पास, वो कैसे टेक्नोलॉजी खरीदेंगे? इसीलिए ये वो किया गया था कि ये घोषणा की गई थी कि $100 अरब का एक फंड बनेगा, जिसमें विकसित देश जिसमें भागीदारी करेंगे,
सहयोग देंगे ताकि उस फंड से के पैसे से विकासशील ग्लोबल साउथ के देश या अविकसित देश अपने यहाँ पर्यावरण के लिए रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी ले सकें। लेकिन अभी भी 100 में से मेरे ख्याल से $50 बिलियन भी अभी नहीं हुआ है। भारत का जहाँ तक अपना सवाल है, देखिए हमने एक इथेनॉल को मिक्स करने का काम शुरू किया है, हमने डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स के एक टाइम लिमिट लगा दी है, BS6 के हम तेल अभी वो कर रहे हैं, नेट ज़ीरो हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं, ज़ीरो एमिशन हमारा जो 2070 का गोल है हम शायद उससे पहले आ जाएंगे, जल ही जीवन है हमारा, जल जीवन का एक वो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि न भारत कर रहा है खुद, न सोच रहा है, सिर्फ ये खुद कर रहा है, और इसमें हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभव समान स्तर पे साझा करेंगे ताकि सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। और अब धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के देश ये समझ रहे हैं कि भारत समानता के स्तर पे आके हमारी मदद करना चाहता, सहयोग करना चाहता है, लेनदार और देनदार, कर्जदार या लेनदार के तौर पे नहीं, जैसे कि चीन या ग्लोबल। जी, इसलिए इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभर के सामने आया है। G20 में भी हमने देखा था कि भारत ने किस प्रकार से ग्लोबल साउथ की बात की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर अंशु जी, क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। जैसे G20 का आयोजन भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ और सफल आयोजन किया गया, दुनिया भर में प्रशंसा भारत की हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। जो मौजूदा दुनिया की परिस्थितियां हैं, जो टकराव, जो नए समीकरण देशों के बीच बन रहे हैं, जो नए ध्रुव उभर के सामने आ रहे हैं, अगर मैं देशों की बात कहूं, आप भारत की भूमिका को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के नजरिए से आने वाले समय में कैसे देख रही हैं? कितना महत्वपूर्ण है भारत का नेतृत्व? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा और मैं इस बिंदु को चर्चा में लाना चाह रही थी, क्योंकि जब कई एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो वे ब्रिक्स और अमेरिका को एक दूसरे के सामने खड़ा करके और फिर वो पावर के दो पोल्स को और उनके बीच का जो संघर्ष है उसको लेकर के एक हम शीत युद्धकालीन समय में चले जाते हैं। मैं यदि आज के समय को देखूं तो देखिए, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां शक्ति के अलग अलग अनेक ध्रुव हैं, और हम देखें तो ये तमाम देश, चाहे विकसित या विकासशील, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कंसेप्ट के जरिए एक दूसरे से बायलैटरली और मल्टीलैटरली कनेक्टेड हैं। और यदि भारत जैसे देश को कहूं तो हमने G20, जो कि एक शक्तिवान देशों का मंच माना जाता था, हमने अपनी अध्यक्षता में उसके लोकतंत्रीकरण का आगाज करके दिखाया। हमारी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जुड़ा, G20 के स्वभाव को हमने बदला, उसका लोकतंत्रीकरण किया। हमारी अध्यक्षता में नई दिल्ली में कितना सुंदर आयोजन हुआ जिसमें तमाम देशों के, सदस्य देशों के यहाँ पर मेंबर्स आए और बिना किसी डिसेंट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूरी दुनिया के सामने रखा गया एक्शन आइटम्स के साथ। जब हमारे पास अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दूसरे खेमे के देश हमें दिखाई पड़ते हैं, चीन और रशिया का वर्चस्व दिखाई पड़ता है, पर भारत की भूमिका वही रहेगी। तो मुझे लगता है कि चाहे अमेरिका का खेमा हो, चाहे आप देखिए रशिया चीन के खेमे हो, या ग्लोबल साउथ के ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, भारत एक ऐसे पुल की, एक ऐसे सेतु की भूमिका निभाता है जिसके माध्यम से ये तमाम देश आपस में जुड़ते हुए नजर आते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप देखिए इस शिखर सम्मेलन में भी वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में फैमिली लिखा हुआ था। तो इस जो वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, इसको पूरी दुनिया समझ रही है कि एक परिवार की तरह, बजाय कि अलग अलग लॉबी पॉलिटिक्स करने के, हम एक परिवार की तरह साथ में आए और डायलॉग और डिस्कशन से समाधान निकालें। इसी की बात भारत करता है। अभी विश्व में 2 ओपन थिएटर्स ऑफ वॉर हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे पास अध्यक्षता आएगी तो हो सकता है नए सदस्य जुड़े, इन समस्याओं के समाधान की बात हो, और लॉबी पॉलिटिक्स के परे हम अपने डेवलपमेंटल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, भारत निश्चित तौर पर इस पर फोकस करेगा। जी बिल्कुल। G20 से भी भारत ने वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया था, और ब्राजील में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पर्यावरण की जो बात की, वसुधैव कुटुंब का ही संदेश दिया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है जेके त्रिपाठी जी, जो वसुधैव कुटुंब का संदेश है वो प्रधानमंत्री जी ने इस शिखर सम्मेलन से भी दिया
और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री जी का वसुधैव कुटुंब का संदेश रहता है। आप कैसे देखते हैं जो भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंब का उसको? देखिए, G20 का जब हमने अध्यक्षता की थी तो उसका ये एक प्रमुख बिंदु था वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया ही हमारा कुटुंब है। अब अगर सारी दुनिया हमारा कुटुंब है तो अपने कुटुंब के हितों की रक्षा करना तो हमारा फर्ज बनता है, और अगर कुटुंब के हितों की रक्षा करें तो उस देश तक भी हमें उस देश की भी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है जो कि सबसे गरीब और सबसे अविकसित है। और यहीं पे हमारा ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा मुफीद हो जाता है। क्योंकि हाँ, अभी हम क्या करें, अभी देखिए वसुधैव कुटुंबकम के चलते ही हम अपने डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तहत कितने ही देशों में प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, कितने ही देशों को मदद कर रहे हैं, कितने देशों को ग्रांट दे रहे हैं, कहीं कहीं सॉफ्ट लोन दे रहे हैं। उसी के तहत आपने देखिए कि कोविड में हमने कितने देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी। हमने ये नहीं कहा कि फाइजर की तरह कि आप इतना पैसा दीजिए तो हम ये देंगे। और हमने अमेरिका को भी क्लोरोक्विन की टेबलेट्स दी थी ट्रंप के ही शासनकाल। जाहिर सी बात है, कहीं पर भूकंप होता है या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी देश में कोई संकट उत्पन्न होता है, भारत वसुधैव कुटुंब की भावना से सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही संदेश है, वसुधैव कुटुंब के साथ पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। जाहिर सी बात है, शिखर सम्मेलन के नतीजे भारत की प्राथमिकताओं के लिए एक मजबूत जनादेश की तरफ इशारा करते हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।